Hello, students. Welcome back to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti, and we are doing Ghatna Chakra revision by series. आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक एज. दिस इज द थर्ड चैप्टर. वैदिक एज पढ़ने से पहले हमारा जो कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे फर्स्ट वाली वीडियो में, वो भी हम इसमें कवर करने जा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. सो चालकोलिथिक पीरियड मैंने आपको बताया था, जो कॉपर एज वाला पीरियड था. इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर, जो डेड होते थे उनको, उनकी पोजीशन होती थी नॉर्थ टू साउथ. सो आपको सिर्फ नॉर्थ टू साउथ का ध्यान रखना है. ओके. Then there is a site Burjahom which is in Jammu and Kashmir. This is a prehistorical settlement in Kashmir Valley. Okay. And यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जीक्यूशन हुआ था वो हेलमेट दे तेरा एंड डॉक्टर थॉमसन पीटरसन ने किया था 1935 में. उसके बाद ये साइट फेमस क्यों है? किसी भी साइट को अगर हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं कि किसने उसको एग्जीक्यूट किया था, किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, उसको एग्जीक्यूशन किया था और कब किया था और किस लिए वो साइट फेमस है. सो दिस साइट वाज फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग एंड नियोलिथिक टूल इंडस्ट्री. Okay, then Chandraketugarh. This is in Ganga Delta, West Bengal, and this was a major center of terracotta craft. Terracotta crafts जो थे ये आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में बहुत जगह आपको मिलेंगे. दिस वर वेरी फेमस. तो इसके लिए चंद्रकेतुगढ़ जो था वो फेमस था आपका. देन आपकी एक बुक है पुरातत्व विमर्श जो जे.एन. पांडे ने लिखी है. उसकी हेल्प से हमें पता चलता है, एक प्लेस है लेखया, कि उस प्लेस पर आपके जो विंध्यान रीजन में पड़ता है 17 ह्यूमन स्केलेटन्स वर obtained from rock shelter 1 of लिखलिया. ओके. सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है इस बुक की हेल्प से? तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, बुक का नाम दे देंगे, आपको ऑथर का नाम पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि इसके बुक के थ्रू हमें क्या पता चला है. फिर आपको ये प्लेस याद रखना है लेखैया, और ये कहाँ पर है? विंध्यन रीजन में है. ठीक है. तो इस बुक के अकॉर्डिंग पता चलता है कि 17 आपके यहाँ से मिले थे, 17 ह्यूमन स्केलेटन. बट जब इसी चीज की आर ग्लूकस जो है ऑरेगन यूनिवर्सिटी यूएसए में, यहाँ से पता चलता है कि 27 ह्यूमन स्केलेटन यहाँ से बरामद हुए. तो देखिए सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं और उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है. अगर हमें जे.एन. पांडे की बुक के अकॉर्डिंग पूछा है तो हम 17 बोलेंगे, और अगर हमारे से यूएसए वाला कंसर्न किया जाता है तो हम 27 ह्यूमन स्केलेटन की बात करेंगे. ओके. ऑलराइट. Then Stone Age people of the Vindhyas migrated to the Ganga Valley in terminal Pleistocene period because of climatic change. Vindhyan Valley had become dry. इस वजह से वो माइग्रेट करे थे. दिस इज वेरी क्लियर. उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. वो कब बना, कैसे बना, किसके अंडर में आता है? सो दिस इज इन द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च. जितने भी आपके खुदाई आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है ये सब आपके इसी जो आपका जो डिपार्टमेंट है वो ASI ही देखता है, दैट इज एग्रीकल्चर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में. ओके. एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन. 1871 में जब ASI बना था तो ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट था. एंड जो ए कनिंगम थे, अलेक्जेंडर कनिंगम, वो इनके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए थे जब इसको स्टार्टिंग में बनाया गया एज अ सेपरेट बॉडी. बट 1901 में जब आपके लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल चल रहा था, इट वॉज सेंट्रलाइज्ड, इसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया और इसको डेजिग्नेट कर दिया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एंड 1902 में जॉन मार्शल को इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया आफ्टर इट्स सेंट्रलाइजेशन. तो पहले क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में 1871 में बना तो आपके ए कनिंगम, ओके, और फिर आपके जॉन मार्शल. ऑल राइट. देन द लास्ट क्वेश्चन वाज दैट नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, जो अभी आपका रिनेम होकर इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जो हम बोलते हैं, इट इज सिचुएटेड इन भोपाल, और ये किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ
कल्चर, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मतलब मिनिस्ट्रीज आपको याद रखनी है कि किस फील्ड को या किस ऑफिस को किस मिनिस्ट्री के अंडर रखा जाता है, एंड वो कैसे फिर उसके काम करते हैं, कब वो स्टैब्लिश हुए थे, जब वो स्टैब्लिश हुए थे उनका नाम क्या था, उसके बाद क्या उनको रिनेम कर दिया गया, और रिनेम कर दिया गया तो उनको कब रिनेम किया गया और क्या उनका नाम रखा गया। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज वैदिक एज। जनरली आर्यंस आर सेड टू बी द ऑथर ऑफ वेदास। जनरली हम जब हमने देखा तो जो आर्यंस आए थे भारत में, उनको माना गया कि वेद जो है उन्होंने ही लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर भी आपका काफी बहस चली है स्कॉलर्स की कि आर्यंस कहाँ से आए थे, आर्यंस कहाँ से आए थे। तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग चीजें दी गई है। क्या क्या दिया है देख लेते हैं। कश्मीर और हिमालयन रीजन से आए थे, ये LD काला ने बोला। ब्रह्म ऋषि देश, इसको बोलते हैं जो पार्ट्स होता है ना आपका गंगा यमुना दोआब के आसपास का, जो गंगा यमुना दोआब के आसपास का है उसको ब्रह्मर्षि देश बोलते हैं। और मध्य देश किसको बोलते हैं बताइए आप। ये P गंगाराज झा ने बोला। 7 इंडस स्टेट से इनका होमलैंड है, ये डॉक्टर AC दास ने बोला। देविका स्टेट DS त्रिवेदी। साउथ रशिया गॉर्डन चिल्डे एंड नेहरिंग। देन सेंट्रल एशिया मैक्स मुलर। नॉर्थ पोल बाल गंगाधर तिलक। हंगरी गाइल्स। जर्मनी हार्ट एंड पेन का। एंड जो तिब्बत वाला है ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो इंडियन स्कॉलर्स हैं, हमें इंडियन स्कॉलर्स के बारे में और अच्छे से पढ़ना है कि उन्होंने क्या बोला था। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अगर हम देखें तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ पोल जो आपका आर्कटिक पड़ता है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो जिन्होंने तिब्बत बोला था। नॉर्थ पोल बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, और ये हमें करना है। ठीक है, सो ये आपका अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग जो होमलैंड ऑफ आर्यंस के बारे में बताया गया था उसका टेबल है। ओके, नाउ वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब वैदिक एज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक ऋग्वैदिक पीरियड बना दिया गया और एक प्री वैदिक एज बना दिया गया। और फिर ऋग्वैदिक और प्री वैदिक, जो ऋग्वैदिक है या उससे पहले, और एक लेटर वैदिक। इनका टाइम पीरियड 1000 to 600 BC and this is 1500 to 1000 BC. Each of the Veda is divided into 4 parts. अब आपके वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और हर एक वेद 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो होता है आपका संहिता, ब्राह्मण्स जो कर्मकांड सेगमेंट है, और अरण्यक्स जो होते हैं अरण्यक्स, और उसके बाद उपनिषद जो ज्ञान कांड से होता है। ठीक है, तो इस पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड होता है। हर एक वेद का संहिता होगा, ब्राह्मण्स होंगे, अरण्यक्स होंगे, उपनिषद होंगे। तो जो आपके संहिता एंड ब्राह्मण्स होते हैं वह आपके कर्म कांड सेगमेंट के होते हैं, कर्म कांड। ओके, और जो आपके अरण्यक्स एंड उपनिषद हैं वो आपके ज्ञान कांड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद काल में अफगानिस्तान की 4 नदियों का विवरण भी किया गया है। वो नदियां थी कुरमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु। इनका मेंशन आपको ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद सप्त सिंधु किसको बोला जाता था? सरस्वती, विपासा, परुष्णी, वितास्ता, सिंधु, शुतुद्री एंड अक्षिणी। यहाँ पर हमें फटाफट से हमारा घटना चक्र का जो मोटो है कि हमें फटाफट से सारे फैक्ट्स को, सारे क्वेश्चंस को करना है, तो इसीलिए आपके क्वेश्चंस आपके पॉइंट्स के फॉर्म में दिए हुए हैं और एक एक पॉइंट में काफी सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ओके, सप्त सिंधु, सरस्वती, विपासा, परुष्णी, वितास्ता, सिंधु, शुतुद्री, अक्षिणी। उसके बाद रिवर ऑफ कश्मीर का भी उसमें उल्लेख है जिसका नाम था मरुदवृधा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद में आपका कश्मीर की एक रिवर का जिक्र है और उसका नाम है मृदुविधा। इंडस रिवर मेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
जो सबसे ज्यादा जिसका उल्लेख किया गया है वह है इंडस रिवर। एंड सरस्वती को कहा गया है माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। एंड सरस्वती को मोस्ट, सबसे पवित्र नदी बताया गया है, मोस्ट सेक्रेड रिवर। ठीक है। और इंडस को हमने हिरण्यानी के बारे में बताया गया है कि इंडस को हिरण्यानी भी बोलते थे, और ये कहां पर गिरती थी, जाके पेरावत, जिसको अरेबियन सी बोलते थे। मध्य देश मैंने आपको बताया, एरिया बिटवीन हिमालय एंड विंध्याचल। ठीक है। उससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा था, ब्रह्म ऋषि देश, जो गंगा यमुना के बीच वाला पड़ता था। मध्य देश आपका जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का पड़ता है। ओके, if you want to take the screenshot then please take it fast. Okay, next. उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि कौन कौन सी नदी का प्राचीन नाम जो ऋग्वेदिक काल में उसका नाम है और क्या उसका फिर मॉडर्न नाम है। तो लेट्स सी फटाफट। अश्किनी आपको चेनाब को बोलते थे, विपाशा ब्यास को बोलते थे, परुष्णी रावी को बोलते थे, वितास्ता झेलम को बोला जाता था, कुभा आपका काबुल नदी को बोला जाता था जो आपकी अफगानिस्तान की थी। देन अगेन क्रुमु कुर्रम को बोला जाता है, और गोमती गोमल, सुवास्तु स्वैत, सदा नीरा गंडक को बोला जाता था, शुतुद्री आपकी सतलज नदी को बोला जाता था, और दिशदवती घग्गर को बोला जाता था। सो आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए आप कोई राइम बना सकते हैं, कुछ भी है। वैसे ये इतना आराम से आप कर सकते हो, इट्स नॉट दैट टफ। ओके, वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर को क्या और बोल सकते हैं, श्रुति। तो वैदिक लिटरेचर का दूसरा नाम था श्रुति। उसके बाद आपके जो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, जो 3 वेद है, इनको बोलते हैं वेद त्रय। इसमें अथर्ववेद को नहीं रखा जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को बोला जाता है वेद त्रय। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें 2 to 7 मोस्ट एंशियंट है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट है और बाकी वाले हैं वो आपके बाद में जाके जुड़े, ये सबसे एंशियंट है। 1028 1028 सूक्तास हैं और 10552 वर्सेस हैं। ठीक है, आपके श्लोक्स हैं। गायत्री मंत्र 3rd मंडल से लिया गया है, और इसको 3rd मंडल किसने लिखा है, विश्वामित्र। ओके, ऑल 114 मंत्रास 114 मंत्रास इन 9th मंडल। आपका क्या होता है कि मंडल डेडिकेट कर देते हैं कि हमने कितने सूत्र किस देवता को डेडिकेट किए हैं, कितने सूत्र को हमने किस देवता के लिए लिखा है, किसको डेडिकेट कर दिया, कितने मंत्र हैं। तो जितने 114 मंत्र आपके 9th मंडल में है ऋग्वेद के, वो सारे के सारे सोमा को डेडिकेटेड है। ठीक है। द वर्ड शूद्रा। अब शूद्रा वर्ड सुनते हैं तो शूद्रा वर्ड का सबसे पहला मेंशन जो था वो 10th मंडल में था, उसके पुरुष सूक्त में। जो पुरुष सूक्ता था उसमें शूद्र वर्ड का सबसे पहला मेंशन हुआ था, जो कि आपका किस मंडल में है, 10th मंडल में है। एंड अकॉर्डिंग टू पतंजलि, जो पतंजलि की अगर हम बात करें, देयर आर 21 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेदा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी ब्रांचेस है अकॉर्डिंग टू पतंजलि, या अगर हम ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 21 ब्रांचेस है ऋग्वेदा की, किसने बताया था, तो यू विल से पतंजलि। ओके, so every point is important, so don't try to skip कि फटाफट ये करना है वो करना है। हर एक क्वेश्चन से, हर एक लाइन में एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है। उसके बाद मंडल्स राइटर्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। फर्स्ट आपका मधुचंदा दृघात्मा, आपका सेकंड वाला गृहस्थमद आ गया, थर्ड आपका जिसमें गायत्री मंत्र का भी आपका है तो विश्वामित्र आ गया, फोर्थ आपका वामदेव का आ गया, फिफ्थ अत्रि का आ गया, सिक्स्थ भारद्वाज का आ गया, सेवेंथ वशिष्ठ का आ गया, एट्थ आपका कण्व ऋषि और आपके अंगिराज का आ गया, फिर आपका 9th अंगिराज कश्यप का आ गया। उसके बाद फिर आपका जो 10th मंडल है विमदात्रित, इंद्रानी, साची और आपकी शारदा एटसेट्रा। तो ये आपके क्या है कि मंडल्स हैं जो आपके ऋग्वेद के मंडल्स हैं और उनके राइटर्स हैं, या आप बोल सकते हो कि उनके कंपोजर्स हैं, या राइटर्स ही बोलेंगे हम। ओके,
टर्म्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो उस पीरियड में यूज होती थी, उन टर्म्स का मतलब क्या होता था, मीनिंग क्या होता था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। सो वसास जो होते थे, वसास बोला जाता था उन कपड़ों को जो आपकी कमर से ऊपर पहने जाते थे। वसास जो आपके कपड़े कमर से ऊपर पहने जाते थे, क्लोथ्स वॉर्न अबव वेस्ट। तक्षा बोला जाता था कारपेंटर को, कर्मा बोला जाता था मेटल वर्कर को, वेकनाथ बोला जाता था मनी लेंडर को, और अरित्री बोला जाता था बोटमैन को। सो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है कि जैसे जैसे आपके टेरिटरीज थी, जैसे वेस्ट की, ईस्ट की, नॉर्थ की, साउथ की, सेंटर की, उनके राजाओं के अलग अलग नाम होते थे। जैसे ईस्ट वाले का सम्राट, वेस्ट वाले का स्वराट, नॉर्थ वाले का विराट, साउथ वाले का भोज, और जो सेंटर वाला राजा, जो सेंटर की जो टेरिटरी जिसकी सेंटर की होती थी, उसको बोला जाता था राजा। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको? ईस्ट सम्राट, वेस्ट स्वराट, नॉर्थ विराट, एंड साउथ भोजा, एंड सेंटर राजा। ओके, उसके बाद आपके कुछ और टर्म्स आ जाती हैं जो आपकी आर्मी से, उनके जो किंग के आपके मंत्री थे उन सब से रिलेटेड होती थी। सो वो होती थी पुरोहित, एडवाइजर, सेनानी, ये तो आप सबको ही पता है, हेड ऑफ द आर्मी। महिषी, वाइफ ऑफ किंग, महिषी बोलते थे वाइफ ऑफ किंग को। सुता, हेड ऑफ चैरियट आर्मी, मतलब जितने भी आपके ये रथ से रिलेटेड आर्मी थी उसके जो हेड होते थे उसको बोलते थे सुता। संग्रहिता, ट्रेजरर, जिसके पास धन रहता था, कोषाध्यक्ष आप बोल सकते हो। भगदूत, टैक्स कलेक्टर, जो कलेक्ट करता था टैक्सेस। ठीक है, अक्षवाप, अकाउंटेंट होता था। पलागल, मैसेंजर होता था। और कशाता या शाता भी इसको बोल सकते हैं, कीपर ऑफ द किंग हाउस होल्ड, जो आपका हाउस कीपिंग वगैरह का काम करता था वो होता था आपका शाता। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर संस्कार की बात आती है। टोटल कितने संस्कार होते हैं? सो आपके वेदों में जो आपके उल्लेख दिया हुआ है, टोटल 16 संस्कार होते हैं, सभी को पता है। लेकिन कभी कभी किसी संस्कार का नाम आ जाता है और फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि संस्कार का मतलब किस चीज से है। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट संस्कार है गर्भ धारण, जब कंसेप्शन हो गया। फिर आपका पुंसावना, फोर्टस प्रोटेक्शन, जब बच्चा गर्भ में है। सीमांतो नयना, सेटिस्फाइंग द क्रेविंग ऑफ प्रेग्नेंट मदर, बोलते हैं कि प्रेग्नेंट मदर अगर प्रेग्नेंट है तो उसको अलग अलग चीजों को खाने का मन करेगा, तो ये भी एक संस्कार में आता है जिसका नाम होता है सीमांतो नयना। उसके बाद आता है जता कर्मा, जिसको बोलते हैं कि अब चाइल्ड जो है उसका जन्म हो गया है। उसके बाद क्या आता है? फिर आता है नाम करना, उसमें क्या आ गया आपका कि नेमिंग द चाइल्ड। फिर आता है निष्क्रमण, जब बच्चे को पहली बार बाहर लेकर जाते हैं। फिर क्या होता है? अन्न प्रसारणा, जब बच्चे को सॉलिड अन्न पहली बार दिया जाता है। उसके बाद होता है मुंडन, मुंडन में उसके बाल कटवा दिए जाते हैं, वो गंजे हो जाते हैं। एंड फिर आता है कर्णवेधा। कर्णवेधा नाम से ही पता चल रहा है कि कान को छेदवा दिया जाता था पहले, अभी तो हर किसी के लिए नहीं होता है, गर्ल्स में बहुत बाद में जाके होता है। तो उसमें एक संस्कार आता था कर्णवेधा। ईयर पियर्सिंग। फिर आता था विद्यारंभा, जब आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती थी। फिर आपका आता था उपनयन नयना, जिसमें आपकी सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी होती थी। ओके, उसके बाद आपका आता था वेदारंभा, जबकि वेद पढ़ने पड़ते थे। उसके बाद केशांत, आपका हेयर कट करना होता था। जब लोग पढ़ते थे आपके, जब आश्रम्स में जाकर पढ़ते थे तो वो बाल नहीं रखते थे, ठीक है, तो वो हेयर कट होता था उनका। समावर्तना, रिटर्निंग होम आफ्टर कंप्लीशन, और फिर एक टाइम पीरियड के बाद वो लोग घर वापस आते थे वेदों की स्टडी को करके। आपका 15th था विवाह, मैरिज, और आपका लास्ट वाला होता है अंत्येष्टि, जब आपका राम नाम सत्य हो जाता है। तो ये 16 संस्कार माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द टर्म आर्यन इज अ नोबल मैन। ये क्वेश्चन आया था कि आर्यन का जो मतलब है, लिटरल मीनिंग क्या है, तो वो एक नोबल मैन आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके 4 वेद हैं, हमने अभी पढ़े हैं, आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब किस वेद में क्या क्या सम्मिलित है वो देख लेते हैं।
ऋग्वेद आपका जो गॉड ग्रेस है, आपके सूत्र है, आपके उच्चारण है, प्रेयर्स है, तो ये सब आता है आपका इसमें। फिर सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है। यजुर्वेद आपका सेक्रीफाइस जो प्रोसेस होता है, जो भी मतलब कि आपके युद्ध वगैरह के लिए होता था, या जो भी मतलब आपके सेक्रीफाइस मतलब रिचुअल्स हैं, आप रिचुअल्स बोल सकते हो, जो रिचुअल्स वगैरह होते थे उससे रिलेटेड है यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है आपका मेडिसिन, और अथर्ववेद से ही आयुर्वेद भी निकला है। मेडिसिन, चार्म्स एंड स्पेल्स वो सब कर्मकांड से आपका अथर्ववेद है। अब हर एक वेद जो होता है उसका एक ब्राह्मण टेक्स्ट होता है। ऋग्वेद अतर्य ब्राह्मण, सामवेद पंचविशा ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, तो इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो। चारों वेदों के ब्राह्मण टेक्स्ट आपको याद करने पड़ेंगे। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद पंचविशा ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। ओके, द गोपथ ब्राह्मण इज द ओनली ब्राह्मण, जो आपका गोपथ ब्राह्मण है इज द ओनली ब्राह्मण अ जेनर ऑफ द प्रोज टेक्स्ट। इसमें सिर्फ प्रोज टेक्स्ट है डिस्क्राइब, जिससे क्या पता चला है यजुर्वेद के ब्राह्मण है, प्रोज टेक्स्ट है, और इसमें वैदिक रिचुअल के बारे में पता चल रहा है एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद। एंड द टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद बोथ शानुका एंड पायपलाडा रिसेंशन ऑफ द अथर्ववेद, दोनों चीजों से इसके जुड़ा हुआ है। तो गोपथ ब्राह्मण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद ऑल्सो। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा एंड कृष्ण यजुर्वेदा। ठीक है, हम पक्ष भी पढ़ते हैं ना, एक महीने में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ऐसे ही आपका जो यजुर्वेदा है वो शुक्ल यजुर्वेदा भी था और आपका कृष्ण यजुर्वेदा। ठीक है, उसमें फिर आपके जो वजसनामी इज द संहिता ऑफ शुक्ल। अब उसकी संहिता का भी आ सकता है कि ये किस वेद की संहिता है, तो वजसमानी इज रिलेटेड टू शुक्ल एंड शुक्ल यजुर्वेदा इज अवेलेबल ओनली इन द पोएटिक फॉर्म। ठीक है, पोएटिक फॉर्म में है। Whereas कृष्ण यजुर्वेदा कंटेन्स बोथ एज वेल पोएटिक एज वेल एज प्रोज फॉर्म, की गद्य में भी है और पद्य फॉर्म में भी है। ठीक है, लेकिन जो आपका कृष्ण यजुर्वेदा है, जो आपका शुक्ल यजुर्वेदा है वो सिर्फ आपका पोएटिक फॉर्म में है। उसके बाद ये आपका आ गया है कि यज्ञ वगैरह से, मैंने वोर बोल दिया था, लेकिन जो आपके यज्ञ होते थे, आपके उसके रिचुअल्स होते थे, वो सब यजुर्वेद से रिलेटेड है। द सामवेद सबसे शॉर्ट है और चारों वेदों में, और इसके ज्यादा से ज्यादा जो वर्सेस है वो सारे ऋग्वेदा से लिए गए हैं और उसका म्यूजिकल कंपोजिशन है। इसमें अमंग दीज टोटल इसके पास है 1875 वर्सेस हैं, जिसमें से अमंग दीज एक्सेप्ट 75 और 99 बाकी सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ओके, सो अगर ये आप बोल सकते हो कि सामवेद का जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। Atranji Khera is a prehistoric and historic excavated archaeological site on the bank of Kali River, a tributary of Ganga. ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक है। ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसके बारे में पढ़ा है, हस्तिनापुर के पास में पड़ता है। इसकी आपको आइडेंटिफाई किया था ए कनिंघम ने 1862, और ए कनिंघम आपके अभी हमने पढ़ा है कि वो कौन थे, किसके डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, बट एग्जीक्यूटेड बाय आरसी गोर, कि उन्होंने आइडेंटिफाई तो कर लिया था लेकिन उसको बाद में एग्जीक्यूटेड किया गया आरसी गोर के द्वारा in 1962, and the earliest evidence of iron used in the region dates back to 1150 BC। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आयरन का यूज यहाँ से मिलता है। ठीक है, और ये क्योंकि आपकी इसमें वैदिक पीरियड में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी प्री हिस्टोरिक है और हिस्टोरिक साइट भी हो जाती है, तो इसमें हम इसलिए हम बोल भी सकते हैं कि जो आपका वैदिक काल था उसमें आयरन का यूज होता था या नहीं होता था, होता था। उपनिषद आर बुक्स ऑन फिलोसफी। अब उपनिषद के बारे में आ सकता है कि ये बुक्स हैं आपकी फिलोसफी के ऊपर। द वर्ड साल्वेशन इज यूज्ड इन वेदास, इट वाज फर्स्ट यूज इन उपनिषद। साल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना, तो ये सबसे पहले वेदा में आया, मतलब वेदा में नहीं था,
बल्कि उपनिषद में आया था। और इसका मतलब क्या होता है? लिबरेशन, अब सब चीज से मुक्त हो जाओ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू उपनिषद द कोर ऑफ द आवर सेल्फ इज नॉट द बॉडी और द माइंड बट द सोल, की जो आपकी हमारे इंसान की जो कोर है वो आपकी बॉडी में नहीं है या माइंड में नहीं है, दिस इज इन सोल, आपकी आत्मा से रिलेटेड है। ठीक है। द फेमस डायलॉग, अब उपनिषद के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो जो नचिकेता और यमा के बारे में जो डायलॉग है वो कठोपनिषद से लिया गया है, आपका कठोपनिषद से लिया गया है, नचिकेता और यम के बीच का जो डायलॉग है। ठीक है। उसके बाद उपनिषदिक जो पीरियड है वो किंग जनक जो विदेह के हैं, किंग प्रवाह जबाली जो आपके पांचाल के हैं, अश्वपति जो केकय के हैं, और किंग अजात शत्रु ऑफ काशी, इन सब चीजों का भी मेंशन करते हैं। कौन कौन से किंग आपके उपनिषद में मेंशन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जो किंग अश्वपति है उपनिषद टेक्स्ट में, जो उपनिषद पीरियड में इनका जिक्र किया गया है, वो कौन से देश के हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ ये आया है, लेकिन ये भी उसमें मेंशन है, किंग जनक ऑफ विदे, और ये पांचाल वाले और ये काशी वाले। ओके। ईच ऑफ द वेदास इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, आपको ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद। एंड इन द पीरियड ऑफ महाभारत, महानदी का नाम होता था चित्रोत्पला, इसको बोलते थे चित्रोत्पला। ठीक है। In Vedic period, dharma was the conception of the obligations and the discharge of one's duty to oneself and to others, कि आपका धर्म क्या है, आपके अपने प्रति आपका धर्म क्या है, आपका दूसरों के प्रति आपका धर्म क्या है। तो धर्म का कॉन्टेक्स्ट इस चीज से होता था। और जो रीत होती थी, रीत का जो आपका मतलब होता था वो होता था एक मोरल ऑर्डर के लिए। ठीक है। और जो आपके बृहस्पति जी होते थे, बृहस्पति जी को बोला जाता था देवगुरु। ठीक है। देवगुरु, प्रीस्ट ऑफ गॉड्स। ओके। नेक्स्ट, मैनी हिम्स ऑफ ऋग्वेदा वर कंपोज्ड बाय वुमेन, तो वुमेन ने भी उनको कंपोज किया है, और जिन वुमेन ने उनको कंपोज किया है उनको बोला जाता था ब्रह्मवादिनी। उसमें कौन कौन थी? लोपामुद्रा थी जो आपकी अगस्त्य ऋषि की वाइफ थी, विश्ववरा थी, सिक्ता थी, निवावरी थी एंड घोषा थी। तो कुछ आपकी जो महिलाएं थी जो जिनको हम विदुषी महिलाएं बोलते थे, जो जिनके पास जिन्होंने वेदों के मंडल है उनको कंपोज किया है, और जो हिम्स को कंपोज किया है उसमें वो आपके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, लोपामुद्रा, विश्ववरा, सिक्ता, निवावरी एंड घोषा। ओके। उसके बाद एक इंस्क्रिप्शन का नाम आता है जो आपका वैदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट था, भोगासगोई। वो आपका कहाँ है? एशिया माइनर टर्की में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको 4 वैदिक गॉड्स के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन? इंद्रा, वरुणा, मित्रा, नसात्यास। और ये क्या बताते हैं कि जो आपकी आर्यन की मूवमेंट है, आर्यन की मूवमेंट जो है ईरान टू इंडिया, तो ये इसी इंस्क्रिप्शन से मिलता है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक में द आर्कटिक होम इन द वेदास प्रोपाउंडेड द थ्योरी, कि इस बुक से हमें पता चलता है कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो कहते थे कि जो नॉर्थ पोल है आपका आर्कटिक रीजन है, दिस इज द ओरिजिनल होम फॉर द आर्यंस। उसके बाद आपका जो शतपथ ब्राह्मण है ये क्या बताता है? ये एक स्टोरी बताता है किंग विदेह की, जो एक किंग थे विदेह के, accompanied by his priest ऋषि गौतम रहुगुना, जिन्होंने कैरिंग द सेक्रेड फायर टू ईस्ट, प्रिजर्विंग thereby the tradition that the Kosals and Videha received from their culture। तो शतपथ ब्राह्मण से क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस राजा की आपकी स्टोरी बताते हैं, और इसमें आपका आता है कि उनका प्रीस्ट कौन था, तो ऋषि गौतम रहुगुना। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि उस टाइम पे जो शतपथ ब्राह्मण में एक स्टोरी बताई गई है किंग के साथ, उसमें उस टाइम पर जो स्टोरी में जो प्रीस्ट है वो कौन थे, तो गौतम रहुगुणा थे।
In the post-Vedic period, the region of Kuru and Panchal was considered as the axis of Aryan culture because here great achievements happened in science. आपका जो कुरु और पांचाल का जो रीजन था इसको एक्सिस माना जाता था, उसका बिंदु, केंद्रीय बिंदु माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में अचीवमेंट्स हो रहे थे एंड फिलोसफी इन रिलीजन इन ऑल दैट। ओके, ऋग वेदा में गोत्रा का, जो आज हम बोलते हैं ना कि आपका गोत्र क्या है, आपका गोत्र क्या है, तो ऋग वेद में जब गोत्रा वर्ड का यूज किया गया था तो वो किसके लिए किया गया था? वो यूज किया गया था काउ शेल्टर के लिए। ठीक है, काउ शेल्टर के लिए यूज किया गया था सबसे पहले वर्ड गोत्रा। उसके बाद आपका फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स जो हम देखते हैं, उसके लिए नदी आती है कि वो किस नदी के किनारे लड़ी गई, तो परुष्णी नदी के किनारे पर लड़ी गई। उसके बाद आपका जो पंचजन में 5 स्पेसिफिक ट्राइब्स जो है उनका पता चलता है कि उसके एंसेस्टर्स कहाँ से थे, तो तुर्वासु, ध्रुया, अनु एंड पुरु। पुरु का नाम आपने काफी सुना होगा। द वर्ड यवा, यवा का मतलब जो है ऋग्वेद में वो है बार्ले, बाजरा। ठीक है, ये भी सबसे पहले वहीं से पता चला। राइस को व्रीहि बोलते थे और मूंग बीन जो है उसको मुदगा बोलते थे और गन्ने को बोलते थे इक्षु। ठीक है, यवा बार्ले, व्रीहि राइस, मुदगा मूंग और इक्षु शुगर के। तो ये वर्ड्स याद रखने, बिकॉज आपको एक ना एक तो जरूर ही मिलता है। ठीक है, तो किसको क्या बोलते थे, किसको क्या नहीं बोलते थे, वह जरूरी हो जाता है। पानी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वर अ क्लास ऑफ सिटीजन्स, और जो आपका गवर्नमेंट थी वो थी आपकी डिसेंडेड मोनार्की के थ्रू चली आ रही थी। सभा जो है वो लर्नड और जो इलाइट पर्सन्स होते थे, मतलब पढ़े लिखे लोग होते थे, उसकी जो असेंबली होती थी वो सभा होती थी, और कॉमन पीपल की जो होती थी असेंबली उसको बोलते थे समिति। और इन दोनों को बोला जाता है कि अथर्ववेद में बोला गया है कि सभा एंड समिति दोनों प्रजापति की बेटियां थी। आयुर्वेद फर्स्ट अथर्ववेद में आया, ये भी बता दिया। ऋग्वेदिक रिलीजन जो था वो पॉलीएथिस्टिक था। ठीक है, वो मोनोएथिस्टिक नहीं था, पॉलीएथिस्टिक था। द लार्जेस्ट नंबर जो आपके हैं, जो लार्जेस्ट नंबर आपके जो सूत्र हैं या जितने भी आपके हेम्स हैं, वो सारे के सारे जो लार्जेस्ट है ऋग्वेदा में, जो 250 लार्जेस्ट माने जाते हैं, वो इंद्र देवता के लिए गए हुए हैं। अब इंद्र देवता किस किस के जो भगवान है वो कंसीडर किए जाते थे? वॉर के, थंडर के, रेन के, आपके लाइटनिंग के, आपके जो आपके पापी लोग होते थे उनको पनिश करने के लिए, उन सब का था। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अग्नि, जिनको 200 हेम्स जो है डिवोट किए गए थे। लॉर्ड इंद्रा को पुरंदर भी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स। वरुणा, जो लॉर्ड वरुणा है, उनको बोला जाता है गॉड ऑफ मोरल ऑर्डर या रीत के लिए। इनको इसलिए रीतास्य गोपा भी बोला जाता है क्योंकि ये मोरल ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करते थे। पुराणास, अब पुराणास पे आ जाते हैं। पुराणास की 5 कैरेक्टरिस्टिक थे: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंसा, मनवंतरा, वंशु, चरिता। एंड अमंग दीज जो सर्ग और प्रतिसर्ग थे वो नेचुरल क्रिएशन थी एंड रेनोवेशन थी, आपके सर्ग एंड प्रतिसर्ग। ओके, ओरिजिनली जो महाभारत में महाभारत की अगर हम बात करें तो उसको बोलते थे जया संहिता, और उसमें 8000 के करीब शायद उस टाइम पर श्लोक थे, 8000 के करीब आई थिंक। एंड अभी उसमें आपके कितने श्लोक हैं? 1 लाख के करीब है। स्टार्टिंग में उसको बोला जाता था जय संहिता, और या फिर हम बोल देते थे शत सहस्री संहिता। तो महाभारत के दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं, जय संहिता, सदा सहस्त्री संहिता। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ आया आपका? इसी उसमें आया आपका धर्मशास्त्र फेज में, इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। अब इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार स्पेलिंग गलत दे देते हैं, जैसे मुंडकोपनिषद का मंडकोपनिषद दे देंगे और लोग उस पर टिक कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट वन। ओके, और ये 26 जनवरी 1950 में नेशनल एम्बलम पे आपका जो लिखा होता है ना सत्यमेव जयते, तो ये आपका अडॉप्ट किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट है आपका तमसो मां ज्योतिर्गमय,
तमसुमा ज्योतिर्गमय लिया गया कि हमें अब इस अंधकार से दूर कर कर और हमें लाइट की तरफ ले चलो, और लेड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ, कि इग्नोरेंस से हमें सत्य की तरफ ले चलो। ये तमसो ज्योतिर्गमय जो है ये कहाँ से लिया गया? बृहदनायक उपनिषद में, उपनिषद से लिया गया है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द लीजेंड, अब सत्यकाम जबाल की जो कहानी है कि एक स्टिग्मा है कि एक जो अनब्याही माँ है, अनमैरिड मदर का, तो ये कहाँ से लिया गया है? छंदोग्या उपनिषद से लिया गया है। व्हाइट होर्स इज द, फिर आपका जो व्हाइट एक ऐशोपनिषद आता है जिसका मतलब क्या होता है? व्हाइट होर्स। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज ब्राह्मणी, जो आपकी ब्राह्मी लिपि थी वही थी, और जो प्रीस्ट होते थे उस टाइम पर उनको बोला जाता था होता। काऊ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, गाय को अघन्य माना जाता था, गाय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उनकी पूजा होती थी, ठीक है। तो अघन्य अगर किसी को बोला जाता था तो थी काऊ, गाय। उपाध्याय वो टीचर होते थे जो वेदांगास पढ़ाते थे, और उसके बाद फिर आपके जो कोट है, हेलमेट है, जो गोल्ड और आयरन से बने होते थे, ये आपके वारफेयर में जब भी युद्ध वगैरह होता था उस टाइम पर ये लोग पहनते थे, तो इसका भी मेंशन ऋग्वेद में किया गया है। सो यही, आई थिंक दिस वाज द all the context and all the context of Vedic age in घटना चक्र। वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम घटना चक्र रिवीजन कर रहे हैं जिसमें हम बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट्स, हम बोल सकते हैं कि एक वो ऐसी किताब है जिसमें आपके सभी इम्पोर्टेंट नोट्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसी से हमने आज कंप्लीट किया है वैदिक एज। आगे हम करने वाले हैं बुद्धिज्म, फिर हम जैनिज्म की तरफ जाएंगे, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को समझ भी आ रहा होगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ पढ़िए, आंख और कान खुले रखिए, तो आपको समझ भी आएगा और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।